ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि मैक लेयर पे मुख्तलिफ हार्डवेयर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब कोई भी हो सकता है इसलिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन क्योंकि मैं ईथरनेट पे स्टक हूं तो ईथरनेट में इस स्टैंडर्ड को IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया बाय स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड 802.3। अब अल्दो जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर यहीं पे टोकन रिंग होता तो 802.5 था, 802.5 था। अगर यहाँ पे ये वायरलेस होता, ये वायरलेस होता तो 802.11। अगर ये ब्लूटूथ होता तो 802.15। अगर ये जिगबी होता तो 802.15.4। अगर ये 802.16 होता, अगर ये वाईमैक्स होता। तो हर एक को IEEE ने अलग अलग स्टैंडर्डाइज किया है। लेकिन मेरा टॉपिक क्या है? 802.3। जब उसका टाइम आएगा उनकी बात करेंगे। इस वक्त हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस 802.3। क्यों? क्योंकि ईथरनेट खत्म नहीं हुआ। क्योंकि स्टूडेंट मुझ पे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें तो कहीं वायर नजर ही नहीं आती, हम तो हर वक्त वायरलेस होते हैं। मिसाल के तौर पे वो मुझे अपनी मोबाइल दिखाते हैं, ये मोबाइल है, हम इस वक्त इसको 24 आवर यूज करते हैं, यहाँ तो कोई तार नहीं है। हम वाईफाई यूज करते हैं, यहाँ तो कोई तार नहीं है। तो फिर मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि जेंटलमैन, अगर आप सेलर की एग्जांपल ले रहे हो तो यू आर ओनली वायरलेस अप टू द टावर। टावर के आगे इज वायर, कॉपर के उसके आगे या तो कॉपर है, मोस्टली फाइबर है। तो वायरलेस हर जगह नहीं है। इसी तरह मैं उनको ये कहता हूं कि अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो यू आर ओनली वायरलेस अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट। इसके आगे आपने क्या किया हुआ है? इसके आगे आपने आपने यही केबल लगाकर, यही केबल इसमें लगाकर और ईथरनेट स्विच तक इसको पहुंचाया हुआ है। ईथरनेट स्विच में इसको लगाया हुआ है लाइक दिस। ये ईथरनेट स्विच है, इसके हमने पोर्ट में जाके इसको लगा दी लाइक दिस। तो आगे तो सारी या कॉपर है या फाइबर है, कॉपर है या फाइबर है। तो इसका मतलब है किसी सूरत भी हम नहीं कह सकते कि हम वायर को नहीं पढ़ते, क्योंकि है ही नहीं, हर जगह है। तो इसकी सिग्निफिकेंस खत्म नहीं हो सकती। एग्रीड? आगे बढ़ते हैं जी। अब फर्दर आपको ये बताना चाहूंगा कि इवन आपके स्पोर्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बात चीजें मैं आपको ज्यादा इसलिए बता देता हूं। रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, दे आर इंजीनियर्स, दे आर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स। तो उन यहां पे वो एक्सपेक्ट ये करता है कि माइट बी हम किसी क्लास 10 या क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बस इतना काफी है। नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इसलिए इस 802.3 के मुख्तलिफ बच्चे आगे फर्दर भी हैं। बच्चों से मुराद दो बातें। वन, डिपेंडिंग अपॉन द मीडिया टाइप। और अभी बताया कि 3 किस्म के मीडिया टाइप हो सकते हैं। तो सभी एक स्टैंडर्ड में तो नहीं होंगे, हर एक अलग अलग स्टैंडर्ड होगा। फाइबर के लिए अलग होगा। फाइबर से क्या मुराद है? अभी बताया था, ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर अभी बता दिया। कोएक्सियल आपको अगर नहीं पता तो दिखा दूंगा, लेकिन तमाम लोगों के घर पे केबल टीवी है। तो केबल टीवी जिस तार के आपके जरिए आपके घर में है, डेट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। एक। नंबर 2, स्पीड डिफरेंट है। वक्त के साथ साथ 1990 से लेके 2020 तक अप्रोक्सीमेटली स्पीड बढ़ी, हर एक का स्टैंडर्ड मुख्तलिफ हुआ। ये आपका ईथरनेट स्टार्टेड विद 10 मेगाबिट पर सेकेंड। कितना? 10 megabit per second. Then jump to this card is supporting 100 megabit per second.
Then came cards with the 1 gigabit per second. Then came the hardware with 10 gigabit per second. Then came with 40 gigabit per second. And now they are available in the 100 gigabit per second as well. तो क्या सारे की स्टैंडर्ड? नहीं. तो हम 802.3 के आगे कोई वर्ड लगा देंगे. मिसाल तौर पे 802.3 यू का मतलब है कि दिस इज ऑन द ट्विस्टेड पेयर, इट इज ऑन द ट्विस्टेड पेयर एंड सपोर्टिंग 100 मेगाबिट पर सेकेंड. 100 मेगाबिट पर सेकेंड. इसको हम बाजू का इस तरह भी लिखते हैं 100 बेस टी. इसका मतलब है कि 100 मेगाबिट पर सेकेंड सपोर्ट करता है और ये ट्विस्टेड पेयर के ऊपर रन करता है. तो बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो बात करो. क्लियर? आगे चलते हैं. इसी तरह मिसाल के तौर पे यू की बजाय जेड लगा दो. 802.3 जेड. इसका मतलब इट इज ऑन ऑप्टिकल फाइबर. इट इज ऑन ऑप्टिकल फाइबर. तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप, और ये 1 गीक अगर जेड है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो ये 1 जेड को 1 गीक को सपोर्ट करता है. तो यहां पे आपका ये यू भी काम कर रहा है. आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी इस एकेडमी में यू भी काम कर रहा है और जेड भी काम कर रहा है. इस जगह से इससे लेके यहां तक मैं यू पे हूं और यहां से भी मैं फाइबर पे अगले स्विच पे गया तो क्या हो गया? जेड हो गया. 802.3 यू पे यहां गया और यहां से अगले उस पे फाइबर के जरिए गया तो इसका मतलब जेड पे चला गया. ठीक है, गुड. Okay, so let me rub it now. अब ये एक्सप्लेन कर दूं कि जनाब इसको दो में तोड़ने की जरूरत क्या थी, क्या मुसीबत थी ऐसी जो कि हमने ये गम जिम्मे लिया. उसकी वजह यह है कि जैसे अभी आपने नीचे देखा कि नीचे हार्डवेयर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं. तो इसका मतलब है कि फिर ऊपर की लेयर को बताना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे अगर 1 गीग है तो 1 गीग के मुताबिक इसको डेटा दे. अगर ये 10 गीग है तो 10 गीग के मुताबिक इसको दे. अगर ये 40 गीग है तो 40 गीग के मुताबिक इसको दे. तो इसके लिए दरमियान में हमने एक सैंडविच लेयर डाल दी जिसका नाम है LLC सॉफ्टवेयर में, जो कि नीचे हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज को जज करके अपर लेयर को बताती है कि इसके मुताबिक डेटा दो. बात समझ आ गई? उसको बताती है कि ब्लूटूथ पे जाएगा, उसको बताती है कि वाईफाई पे जाएगा, उसको बताती है कि ईथरनेट पे जाएगा, उसको बताती है कि ईथरनेट यू पे जाएगा, जेड पे जाएगा या कोई और पे जाएगा. ठीक है. इवन अगर आप यही फाइबर 10 गीग पे ले जाओ, फाइबर फाइबर अभी 1 गीग बताया ना, फाइबर 10 गीग पे ले जाओ तो इट इज कॉल्ड 802.3 AE. तो अगर कोई कहेगा जी मेरा नेटवर्क इथरनेट नेटवर्क 802.3 AE है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बिट रेट कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है? 10 की. बात समझ आ रही? एक और एग्जांपल ले लें. जब यहाँ पे अभी क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए तो आप इसको भी देखिएगा कि मुझे इस डिवाइस को पावर देनी पड़ती है. देखो पावर की पोर्ट मौजूद है. आपके घरों में भी ये लगा हुआ है, पावर देते हैं उसको. बिजली ना हो तो काम नहीं करता. लेकिन थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी और उस अमल को आप लोग बाद में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एजाज है. एजाज बाहर एक व्हाइट किस्म का डब्बा लगा हुआ है इस किस्म का. ये तो ब्लैक है ना, वहां पे व्हाइट कलर का लगा हुआ है. जरा देखो उसको पावर का तार कहाँ पे हमने लगाई हुई है और वो अंदर आके इन सबको बता दो, फिर ये खुद बाहर निकलेंगे और देखेंगे. एजाज अभी बाहर जा रहा है और वहां पे भी इस किस्म का एक्सेस रूटर लगा हुआ है. एक्सेस रूटर लगा हुआ है. एजाज हमें आगे बताएगा
कि इसको तो पावर के लिए हमने आपको एडाप्टर दिया होता है, एडाप्टर से आप उसको पावर देते होते ये काम करता है। उसको कौन पावर दे रहा है, अभी एजाज आके हमें बताता है और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी दिखाते हैं जी आपको। और क्योंकि अब बाहर आ गए होंगे तो आप लोग भी आ गए। ओके, आज उसका मैं जवाब देता हूँ। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिजिकल वालों को कुछ इन्होंने इतनी मेहनत की है, अपना टाइम लगा के इधर आए हैं, तो कुछ इनको चीजें दिखा रहा था, तो डोंट गो अवे एंड और बोर नहीं होना। लेकिन फिजिकल आने का फायदा होता है, हम इसलिए आपको ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि अगर पढ़ें तो आए हमारे पास। लेकिन एनीहाउ हम उस पर अभी नहीं जा रहे। तो कहने का मकसद, पहले मकसद इसका क्या होगा, 802.3 AF, पहले ए ही था ना, 10 गीग, अब ये क्या कहलाएगा 802.3 AF। इसका मतलब है कि अब मैं ईथरनेट पे हूं लेकिन पावर ऑन ईथरनेट है। अब उसी तार के ऊपर, इसी तार के ऊपर, इसी तार के ऊपर डेटा भी आएगा और बिजली भी आएगी स्विच से। क्लियर होगी मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। सर, अगर वो जो हमारे पास पहले वाला एक्सेस राउटर था अगर वो डाउन हो जाए तो क्या दूसरे का नो 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 नो, हर एक के लिए केबल उधर से अलग अलग आ रही है। ये नहीं है कि पहली के वहां से केबल चली, पहले पे लग गया, फिर वहीं से दूसरी उठाई और दूसरे पे लग गया, नहीं, हर एक के लिए अपनी अपनी तार है। कुछ बात समझ में आ रही? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड सर ये जेंटलमैन, एलएलसी सब हम सर
यस, इसी एक ही केबल के ऊपर डेटा भी आ रहा है और पावर भी आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं पावर ऑन ईथरनेट, क्योंकि ईथरनेट स्विच पावर दे रहा है। तो मकसद मेरा यहाँ पे ये चीज जी, पोर्ट का शेप वही है, मतलब अलग से ये मुराद नहीं है कि आप कहें कि जी वो बड़ी होंगी, छोटी होंगी, ब्रॉड होंगी, ब्ला ब्ला, नो, एग्जैक्टली द सेम, स्विच की शेप वही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसमें फैसिलिटी है पावर ऑन ईथरनेट। तो वो पावर जो उसको मिल रही होती है वही पावर आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, कोई फर्क नहीं। सर एक केबल पे पावर और डेटा दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हैं, दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। पावर आपकी 50 हर्ट्ज पे है, आपको पता है, वापडा 50 हर्ट्ज पे देता है, डेटा आपका गीगास में है, मेगास में है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे है, नो इंटरफेरेंस। बोलो क्या बोलना चाहते हो अनीस? काफी टाइम लगा हमारा क्या होता है? टाइम लगा था सर, में लाइट थी जब दोबारा से लाइट आती 10-15 मिनट किया स्विच नहीं, 10 राउटर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं, मैंने उधर नहीं देखा। यहाँ पे इसको अभी बंद करो और दोबारा ऑन करो, 1 मिनट के अंदर अंदर यू विल बी गेटिंग हियर। तो 10-15 मिनट वाली बातें नहीं है, इट हार्डली टेक्स अ फ्यू सेकंड्स, एट द मोस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में इट विल बी अगेन रिबूटेड। और वो आप समझते हैं, यू आर इंजीनियर, के द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू बी बूटेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आगे जाके बताऊंगा कि दैट इज अवेलेबल इन दी फ्लैश ऑफ दिस डिवाइस, फ्लैश मेमोरी ऑफ, जिस तरह के आपके लैपटॉप के केस में दी ऑपरेटिंग सिस्टम विच में भी विंडोज, में भी Ubuntu, ये भी मे बी फेडोरा, मे बी काली, मे बी पैरेट, एनीवन is residing in your hard drive which may be SSD nowadays. But यहाँ पे in this switch the operating system is residing in a special memory card flash. So it has to be booted from the flash to its RAM, which is called NVRAM, non-volatile memory. ठीक है? तो it takes time, definitely, understandable, लेकिन doesn't mean 15 minutes. क्लियर है क्या जी? बैटरी का क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट कर दें। आप इसको पावर, आप कहना चाहते हैं कि आप इसको पावर नहीं देना चाहते, आप इसको बैटरी पे ड्राइव करना चाहते हैं। पावर ना हो तो बैटरी पे कट हो जाए, उसकी आपका सोल्यूशन वैलिड है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है जस्ट कि जब पावर नहीं होगी तो पीछे स्विच में भी पावर नहीं होगी, पीछे उसमें भी पावर, क्योंकि एक ही बिल्डिंग उसको पावर दे रही है। तो जब अगर वो पीछे स्विच बैठ गया तो फिर इसके ऑन होने का फायदा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने, अगर देखें तो वहां पे यूपीएसएस लगाए हुए हैं। तो अभी आपने देखा था कि अगर बिजली में मसला भी आया तो मेरा नेटवर्क नहीं डाउन हो रहा था, क्योंकि पीछे से बैकअप जो था वो उसको सपोर्ट कर रहा था। मिल गया आपके सवाल का जवाब? सेटिस्फाइड? लेट मी गो फर्दर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमने ये समझ लिया, ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक काम तो ये करता है कि जब भी डेटा ऊपर से इसके पास आएगा, मैक लेयर के पास आएगा, इस सब लेयर के पास आएगा जो नीचे वाली है, तो इसका काम ये है कि ये उसके साथ हेडर भी ऐड करेगा जो कि 14 बाइट्स का है, और फिर इसके साथ जो डेटा ऊपर से आया है नेटवर्क लेयर से, इसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो डेटा यहां पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद दोबारा मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, यहां पे ट्रेलर लग जाएगा। ठीक है, हेडर, डेटा, डेटा इज यूर्स, वो भी सारा डेटा आप यूर्स नहीं है, हर एक लेयर ने अपना अपना हेडर ऐड किया है उसमें अंदर। जब ट्रांसपोर्ट पे आया तो ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर ऐड किया, नेटवर्क के पास आया, नेटवर्क ने अपना किया। क्यों किया, हर एक का जवाब दूंगा।
फिर वो सारा कुछ यहां पे आके एज ए डेटा हमने रख दिया। क्लियर है? अब ये हो गए आपके 14 बाइट्स और ये हो गए आपके 4 बाइट्स। इस आसान काम पहले कर लेता हूं। इस ट्रेलर का काम है एरर की डिटेक्शन। एरर की डिटेक्शन जिसको कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। एरर डिटेक्शन इज यूज्ड बाय यूजिंग फ्रेम चेक सीक्वेंस। यानी फ्रेम को चेक करो कि ठीक है कि नहीं है तो सेट कर लो, नहीं है तो गिरा दो, ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब वो गार्बेज बन चुका है। गार्बेज को लेके क्या जाओगे? नहीं क्लियर हो रहा तो बात करें। स्पेशली आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू क्वेश्चंस जूनियर्स, क्योंकि योर लेवल डेफिनेटली इज नॉट एज अदर्स। लेकिन इसको आपने अपनी आज मैं अपने स्टूडेंट को कह रहा था कि बाज़ों का आप पे जब मुसीबत आती है तो आपकी मर्जी है कि आप उसको एज ए चैलेंज ले लें या एज ए फेलियर ले लें। तो चैलेंज लेते हो तो ऊपर चले जाते हो, फेलियर लेते हो तो बैठ जाते हो। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने आज से पहले इस कोर्स को किसी भी एफएसी वाले को नहीं पढ़ाया। कई रिक्वेस्ट आती हैं, मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, नहीं जी मेरे पास ये लोग हैं, इनके साथ आपका बैठना चलना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करता। लेकिन आपने कहा हम करते हैं, तो मैंने कहा करो। लेकिन फिर आपको अब थोड़ा सा मोर अटेंटिव, और अगर नहीं समझ आती नोमान मुझे आप कहेंगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो बताता हूँ जी, पहले इसको बता रहा हूँ। मैंने कहा आप आसान काम पहले कर लेता हूँ, फिर इसको बताता हूँ कि इसका क्या काम है, इसलिए तो लिखा है यहाँ पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। और इसके लाजमी तौर पर इसके अंदर आपने एरर को डिटेक्ट करना है। इसका मतलब कहने का ये है, इसका मतलब कहने का ये है कि एक डेटा मुझे लेट करें, चलें आसान कर लेते हैं। एक डेटा एक नोड से इसके पास आया या इसके पास आया, स्विच के पास आया। स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये वो डेटा नहीं है जो कि यूजर ने भेजा है? ये रास्ते में बदल चुका है, ये रास्ते में बदल चुका है। एक तरीका तो ये है जो कि मैं स्टूडेंट को कहता हूं, तो हो सकता है इसके पास कोई जादू की छड़ी हो, ये जादू की छड़ी ये लगाता है, ग्रीन हो तो कहता है ठीक दे, और अगर रेड हो जाए तो कहता है खराब दे, और रेड का हो जाए तो कहता है गिरा दो। फिर अब स्टूडेंट मुझे कहते हैं जी साइंस में तो कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती, ना होती है। तो फिर मैं उनको कहता हूं कि हाँ आपने ठीक कहा, इसका मतलब यह है कि जादू नहीं है, बल्कि कुछ एल्गोरिथम्स हैं। वो एल्गोरिथम आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, और उससे आपको पता चल जाता है कि जो डेटा भेजा गया ये वही है या रास्ते में बदल चुका है। रास्ते में बदल जाने का मतलब है कि हो सकता है कि यूजर ने 1110 भेजा, 1101 भेजा, लेकिन अगर आपको मिल रहा है 1011 फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये दोनों एक है? नहीं, ये एरर है। बल्कि यहाँ पे 2 बिट्स का एरर है। ये बिट भी, सेकंड बिट भी बदल चुकी है और थर्ड बिट भी बदल चुकी है। इसको कहते हैं एरर। बस अगर ये है, गिरा दो, एरर डिटेक्ट हो गया। बात समझ आ रही? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके पास ऐसा जादू है? उस जादू में क्या मतलब है कि इसके पास एल्गोरिथम्स है। इन एल्गोरिथम्स में जो यहां इस्तेमाल हो रहा है, इसका नाम है CRC32। CRC32। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये एल्गोरिथम हमें बता सकता है कि जो डेटा मिला ये वही है जो भेजा गया था या बदल चुका है। आसान एल्गोरिथम भी पॉसिबल थे, जैसे मिसाल के तौर पे चेकसम पॉसिबल थे, है नहीं यार, इस्तेमाल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए बताता हूं। पैरिटी चेक भी हो सकता था, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक भी हो सकता था, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास थे। लेकिन जब भी आपको पता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं
तो आपके लिए ये देखना होता है कि मेरा पर्पस कौन सॉल्व कर सकता है। पर्पस तो आपका सारे सॉल्व करते हैं क्योंकि एरर डिटेक्शन सारे कर सकते हैं, लेकिन बाज ऐसे हैं जो कि मिसाल के तौर पे अगर 1 बिट का एरर आया तो पकड़ा जाएगा, 2 का हुआ तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो फिर ऐसा सिस्टम तो कितना अच्छा ना हुआ ना। जिसे भी यहाँ पे 2 बिट का एरर हुआ है नहीं पकड़ा जाएगा, एक एक ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम ना, कुछ कुछ जादू तो नहीं है। मिसाल इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं और अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। ये पैरिटी चेक, ये सिर्फ 1 बिट का एरर पकड़ सकता है। इसका मतलब है तो बड़ा सिंपल, अभी आप देखेंगे, लेकिन इफेक्टिव इतना नहीं है। तो जहां पे हमारे टेराबिट्स हर रोज आता जाता है, उसमें हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हम गलत डेटा भेजते जाएं और वो हमारी बैंडविड्थ को कंज्यूम करता जाए। नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर इसी का एक अगला वर्जन था जो कि 2 डायमेंशनल पैरिटी पे आया। 2 डायमेंशनल पैरिटी पे ये उससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं कि हम उसको अपनाएं। इसलिए एक ऐसा एल्गोरिथम जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और बड़ा इफेक्टिव भी है, काफी इफेक्टिव भी है, वो है CRC32। इसलिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। क्लियर? अभी करता कैसे है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि करता कैसे है, कोई भी एल्गोरिथम कैसे करता है। ये करता कुछ यूं है कि आपने ऊपर की लेयर में जब डेटा इसको दिया, हमने ये डेटा लिखा है अभी, इस डेटा को ये लेकर इस पे कोई अपना एल्गोरिथम अप्लाई करता है। ये मैं सेंडर ट्रांसमीटर एंड पे बात कर रहा हूं, सेंडर एंड पे बात कर रहा हूं, फिर रिसीवर पे जाता हूं। सेंडर साहब अपने उस डेटा पे ये CRC32 जो कि एल्गोरिथम है, ये रन करते हैं। और रन करने से कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जनरेट हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जो कि फिक्स है, एक्स्ट्रा बट फिक्स। इसलिए इसको CRC32 कहते हैं कि ये हमेशा 32 बिट्स ही, चाहे डेटा आपका 10 बाइट है, 100 बाइट है, 1000 बाइट है, इसने 32 बिट्स ही जनरेट करनी है। इसलिए कहते हैं ये CRC32 है। क्लियर? क्लियर? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 32 बिट्स, ये एक्स्ट्रा बिट जिनको मैंने यहां एक्स्ट्रा लिखा, टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। क्या कहते हैं? रिडंडेंट बिट्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिडंडेंट। अब हम ये क्या करता है कि ये अपना डेटा, जो ऊपर ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको मैं ग्रीन से बॉक्स बना देता हूं। ये इस ग्रीन बॉक्स के डेटा को यहां से ऊपर से उठाता है और साथ ये रिटर्नेंट बिट जो अभी जनरेट हुए हैं इनको यहां पे पुट कर देता है। इसलिए यहां पे अगर आपने देखा, मैंने कहा 4 बाइट्स, 4 बाइट मीन 32 बिट्स, यहां इसलिए 4 बाइट्स था। क्लियर? अब ये चीज मैं रिसीवर की तरफ थ्रो कर देता हूं, भेज देता हूं अपने से अगले पोर्ट की तरफ, होस्ट की तरफ, जो भी नाम दे उसकी तरफ भेज देता हूं। अब वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो इस डेटा को सिर्फ उठाता है। तो उसने ये डेटा, अगेन इसको हम अब रेड में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये डेटा वही भी हो सकता है और ये रास्ते में तब्दील शुदा भी हो सकता है। तो इसको हम डेटा प्राइम कह देते हैं, डेटा प्राइम जो रिसीव हुआ। रिसीवर उसको इसी डेटा प्राइम पे फिर यही एल्गोरिथम लगाता है। तो ये इसने वही एल्गोरिथम दोबारा CRC इस पे लगा दिया। और आपको पता है कि CRC क्या जनरेट करेगा? रिडंडेंट बिट्स। इससे रिडंडेंट बिट्स जनरेट किए, रिडंडेंट बिट्स। बात समझ आ गई? अगर ये रिडंडेंट बिट्स और जो रिसीव्ड रिडंडेंट बिट्स हैं 32, ये
क्योंकि रिसीव तो उसको ये डेटा भी हुआ और 32 बिट्स भी हुए। उसने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। ये ग्रीन से मैं इनको आपस में मिलाता हूं, इसको और इन रिटर्नेड बिट को कंपेयर कर दिया। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब है लाजमी तौर पे जब इस डेटा पे ये एल्गोरिथम लगा तो रिटर्नेड बिट आए। अगर ये डेटा वही है और वही एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ है तो वही बिट जनरेट होंगे। अभी एक्सप्लेन करता हूं फर्दर भी, वही बिट यहां पे भी जनरेट हो जाएंगे। अगर ये वही बिट जनरेट हुए, कंपैरिजन में बताया कि सेम है, इसका मतलब है कि जो डेटा रिसीव हुआ और जो ट्रांसमिट हुआ दैट इज सेम। और अगर ये सेम है इसका मतलब एरर नहीं है, इस्तेमाल करो। और अगर एक बिट भी कोई तब्दील हुआ है इस डेटा में, डेटा प्राइम में, तो आपके रिडंडेंट बिट में फर्क आ जाएगा। अगर रिडंडेंट बिट में फर्क आ गया, कंपैरिजन करोगे कहेंगे दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट, बस सिंपल मतलब एरर आया हुआ है। कहां है मुझे नहीं पता, सिस्टम को नहीं पता, जस्ट थ्रो इट। रिडंडेंट का ये मतलब नहीं है कि रैंडम नहीं कह रहा, रैंडम और रिडंडेंट में फर्क है। आप जो बात कर रही हो प्रॉब्ली यू आर टॉकिंग अबाउट रैंडम। रैंडम का मतलब कुछ भी आ जाए नहीं, एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम ऑलवेज आपको जो देगा वो एक खास रूल के मुताबिक देगा। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो इस तरह आपका इस कार्ड पे जो ट्रेलर है वो मालूम कर लेता है कि जो डेटा इसको मिला है ये वही है जो कि आप इसके सेंटर ने इसको भेजा है या नहीं, पहले से एम्बेडेड बना जी। सर ये तो 2 बिट्स जो सीआरसी के हैं, सर ये तो फिक्स है, तो फिर ये चेक क्यों करते हैं? चेक क्यों करता है अभी बताते हैं जी। आप मेरी बात समझे नहीं, मैं दोबारा थोड़ा सा आसान लफ्जों में आसान एल्गोरिथम एक्सप्लेन करता हूं, तो फिर आप यही डायग्राम अपने जेहन में रखिएगा, इसको मैं नहीं रब करता और आपके सवालों का जवाब देता हूं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें यहाँ पे थोड़ा गौर से। मिसाल के तौर पे मैंने सीआरसी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि इसमें मुझे कम से कम 1 से 2 क्लासेस, क्योंकि इस कोर्स में भी ये नहीं है और इस पे कम से कम 2 क्लासेस मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें जो एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं, जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक्स, मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक्स। तो मुझे आपको थोड़ा अरिथमेटिक तो समझते हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मुझे आपका जो नॉर्मल अरिथमेटिक्स है उसको तब्दील करके आपको सिखाना होगा जस्ट मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक विच इज गपशप, मजाक, आसान। तो मतलब इजिली इट कैन बी डन, ये वजह नहीं है कि इसको करना कोई मुश्किल काम है। तो हम उस अरिथमेटिक को इस्तेमाल करके मॉड्यूलो 2 को, और क्योंकि मेजॉरिटी लोग मेरे पास जो हैं वो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक के पीछे कुछ भी नहीं, एक्सक्लूसिव मॉरिंग है, एक्सक्लूसिव। तो मेरा ख्याल है सबने डीएलडी पढ़ा हुआ है, एक्सक्लूसिव मॉरिंग हमें आता है। तो इवन अगर हम इसको सीख के हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट भी करना चाहें, इट इज ए गपशप, इट इज ए सिंपल टास्क, दैट द रीजन इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड हियर एज वेल। इसका मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट्स हैं। क्लियर होगी मेरी बात, आगे चल सकता हूं। अब मैं आता हूं जी वापस, इसको जरा आसान करता हूं। मैं इस मॉड्यूलो 2 सीआरसी इनको भूल जाता हूं शॉर्ट टाइम के लिए। मैं कहता हूं कि जी मैं पैरिटी चेक इस्तेमाल कर रहा हूं, आसान था पैरिटी चेक। आपको पता होना चाहिए कि पैरिटी चेक 2 किस्म के होते हैं, या इवन पैरिटी चेक या ऑड पैरिटी चेक, ऑड एंड इवन। आप मुझे कहेंगे इनमें से कौन से, दोनों एक ही चीज है, मेथड एक है, फर्क भी बताता हूं, कौन सा इस्तेमाल करूं, जो कहो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा टू इलस्ट्रेट ओनली, इवन और ऑड। यस यू, इवन। तो इनकी वो डिमांड है कि जी इवन पैरिटी यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। लेकिन एक दफा जैसे इनकी जुबान से निकल गया कि इवन, इसका मतलब फिर ये इवन फॉर एवर होगा। फिर आप ये नहीं कर सकते कि जी अभी ये खैर इवन कर लेते हैं फिर उसके बाद खैर ऑड भी कर लेंगे। व्हाट इज बीन डिसाइडेड
इट इज डिसाइडेड। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड, कि जो भी स्टैंडर्ड वाले ने स्टैंडर्ड दे दिया, फिर जब तक वो टेक्नोलॉजी मौजूद है वही इंप्लीमेंट है। गॉट इट? ये नहीं कि आज ये कार्ड काम करता है 2 साल के बाद नहीं करे, क्यों? स्टैंडर्ड बदल दिया है। क्यों? मैंने पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो नाम मुझे आपका याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि आपने मुझे कहा है कि पैरिटी चेक विद इवन पैरिटी चेक के ऊपर इस एफसीएस को या एरर डिटेक्शन को एक्सप्लेन कर दो। अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास डेटा है और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि आप भी न्यू हुए हैं तो 7 बिट मुझे बोल दें, इसलिए कह रहा हूं कि आपसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब कि मैं किसी, अगर मैं कोई अपनी तरफ से लिखता, आप कहते शायद ये इसी पे काम करता है, तो मैंने इसलिए आपसे लिया कि कौन सा करूं। आपने कहा इवन, मैंने कहा हो गया। ये पहली दफा इनसे भी पूछता हूं कि कोई भी 7 बिट मुझे बोल दो जी। बिट्स तो बोल सकते हैं ना, बिट समझती? मुझे 7 बिट्स सिर्फ बोल दें जी, बोल सकते हैं? बिट का मतलब 1 एंड जीरोस। बिट का क्या मतलब होता है? 1 एंड जीरोस। आपका भी पहला डे है, कोई भी 7 बिट्स मुझे बोल दो। 1 0 0 1 0, 5 हो गए, 2 और बोलो, 1 1। ये इन्होंने मुझे 7 बिट बोल दिए। मैं अभी अज्यूम ही कर रहा हूं कि मेरे यूजर ने मुझे ये 7 बिट दिए। कुछ भी 7 बिट हो सकते हैं, डजंट मैटर, इसलिए मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, मैंने आप लोगों से लिए कि 7 बिट दो, इन्होंने मुझे दे दिए। अब मैं काउंट करता हूं कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। कितने वंस हैं? ऑलरेडी इवन, ऑलरेडी इवन। अब मैं यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस के सामने बनाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने ग्रीन बॉक्सेस के सामने बना दिया। अब आई वांट दैट द नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो इसका मतलब दे विल बिकम ऑड, और अगर यहाँ पे 0 लिख दूं तो इसका मतलब द नंबर विल रिमेन इवन, विच इज द डिमांड। दिस वन एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड रिडंडेंट बिट। रिडंडेंट बिट, रेड बिट नहीं है, रिडंडेंट बिट। अब मैं ये डेटा अपने यूजर को भेज देता हूं। ये डेटा भी और रिडंडेंट बिट भी, डेटा भी और रिडंडेंट बिट भी। अब ये उसके पास, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि कोई तब्दीली नहीं आई, दो ही बातें होंगी, या तब्दीली आई या नहीं आई। हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई, तो इट इज अगेन यूजिंग द सेम कलर 1 0 0 1 0 1 1, और बॉक्स के अंदर 0, रिडंडेंट बिट 0। अगेन लुक, आई विल टेक ओनली द डेटा। मैंने अभी भी कहा था टेक ओनली द डेटा। डेटा को मैंने डेटा प्राइम कह दिया था, डेटा प्राइम आ गया। हाउ मेनी वंस आर देयर? 4। To keep them even, I have to add, I get an extra bit which is 0, because I compare these two. This is calculated by me and this is received by me. Okay, so ladies and gentlemen, let me continue further. अब मैं क्या करता हूं, इसका मतलब है कि ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जी, कर दी है। तो अब क्योंकि ये दोनों रिसीव्ड और कैलकुलेटेड एक्स्ट्रा बिट्स आर सेम, I can easily conclude that what I have received is exactly same, is good, no error, and I can use it, I can further transmit it, I can store it, whatever is the demand. लेकिन अगर लेडीज एंड जेंटलमैन मैं कलर चेंज करता हूं और लाइट रेड इस्तेमाल करता हूं अब, और आपसे कहता हूं निहाल कि इन 7 बिट में कोई एक बिट फ्लिप कर दो, कौन सा कर दूं? सेकंड वाले को निहाल ने कहा कि 1 कर दो, तो देखो ये मैंने इसको 1 कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 1 कर दिया। अब आपसे कहता हूं कि काउंट करो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 5। टू मेक, इज इट ऑड और इवन? ऑड। नाउ टू मेक इट इवन,
what I need to add 1, so that 6 ones should be there to make it even. अब मैंने सॉरी वो यहां पे आएगा, कैलकुलेट किया 1 है और मुझे जो रिसीव हुआ है वो क्या है, 0 है। वो क्या है, 0 है। इसको मिटा देते हैं, 0 है। तो क्या ये सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। मुझे अब ये नहीं पता कि डेटा कहां पे फ्लिप हुआ है, मुझे ये पता है कि ये वो नहीं है जो कि भेजा गया है। इसका मतलब है कि ये एरर है, इसका मतलब मैंने एरर को डिटेक्ट कर लिया। यही बात एजाज अब यहां पे आई कि एक्स्ट्रा बिट सिर्फ मुझे ये बताएगी कैलकुलेशन के बाद, जैसे यहां पे हमने एक्स्ट्रा बिट ये रिडंडेंट बिट ऐड की, इस तरह यहां भी ये भी उस तरह कोई मेथड होगा जिससे रिडंडेंट बिट निकालेगा। अगर पीछे डेटा सेम है तो रिडंडेंट बिट सेम आएंगी। अगर पीछे डेटा तब्दील हो गया, जैसे अभी हमें निहाल ने कहा एक बिट चेंज कर दो, एक बिट हमने चेंज कर दी, लेकिन अब रिडंडेंट बिट तब्दील हो गई, उसने हमें इंडिकेट कर दिया मसला है। आप उस वक्त कुछ सवाल करना चाहते थे लेकिन बीच में आपको रोक दिया गया था। हो गया, अच्छी बात, ठीक हो गया। अब हम क्योंकि हमने डेटा को भी देख लिया, हमने ट्रेलर को भी देख लिया, ट्रेलर के अंदर एफसीएस था उसको भी देख लिया, एफसीएस के अंदर एल्गोरिथम सीआरसी था हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ी सी बात हेडर पे भी कर लेते, ठीक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मेरा हेडर है, अब मैं इसको रब कर सकता हूं, इरेज कर सकता हूं। सर अगर एरर हमारे पास डिटेक्ट हो जाता है तो जो सेंडर होगा उसके पास मैसेज आएगा कि एरर डिटेक्ट हो रही है, डेटा लॉस हो जाएगा। योर नेम? आशा का क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरमीडिएट नोड या एंड नोड ये मालूम कर लेती है कि डेटा करप्ट है, क्या होगा? बस ये होगा कि आयशा आप एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगी मुझे, आप एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगी मुझे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डेटा या तो करप्ट हो गया रास्ते में, या रास्ते में कहीं गिर गया है। कम से कम आयशा को नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रही, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करता हूं, आयशा कम टू द लैब, एंड आई एम नॉट गेटिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, it might mean that the message is lost somewhere, or the message has been corrupted and it is not understandable for you. That's the reason you are not acknowledging me back. Then I will send you back again. I will send you again, and when you get it correctly, you will respond me acknowledgement, yes I got it, I will send you further. क्यों आयशा? ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि अब थोड़ी सी हेडर की बात भी कर लेते हैं ताकि कम से कम कोई 2-4 स्लाइड चलते हुए तो दिखाई दे ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा 14 बाइट्स, यहां पे मैंने आपसे कहा था कि 14 बाइट्स का, यहां पे मैंने आपसे कहा कि 14 बाइट्स का हेडर लगा हुआ है, यहां पे हेडर लगा हुआ है, जो क्या मेरे न्यू कमर ने पूछा था ये हेडर क्या करता है, तो उसके भी हम आंसर देने के लिए रेडी हो गए। आंसर ये है कि हेडर ये बताएगा कि इसको, इस फ्रेम को किसने भेजा, इस फ्रेम को किसने भेजा। मे भी आशा की जरूरत क्या है भाई, आशा ने जवाब भी तो देना है, तो अगर उसमें सोर्स का एड्रेस नहीं होगा तो आप कैसे मुझे जवाब देंगी। जिसे आजकल जमाना तो बदल गया है, लेकिन हमारे वक्त में लेटर्स लिखने का बड़ा रवाज था, तो हम उस लेटर के फ्रंट पे डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखते थे, बैक पे अपना एड्रेस लिखते थे कि अगर ये एड्रेस ना पहुंचे तो कम से कम आप पोस्ट ऑफिस के पास ये वो तो हो कि वो वापस कर दे कि जी आपका ये लेटर नहीं पहुंच सका, तो इसलिए सोर्स का एड्रेस जरूरी। तो इस वजह से नंबर 2, किसको जाना है ये भी जरूरी है। अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस ही नहीं है तो किसको जाएगा, किसी को भी नहीं जाएगा। इसलिए आपके हेडर में 6 बाइट्स डेस्टिनेशन का एड्रेस, जिसको कहते हैं अभी बताया मैक एड्रेस, क्या कहते हैं, मैक एड्रेस, जो कि कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स। और अगर बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करें तो मलिया कितने कितने बाइट्स होंगे, 6 बाइट्स।
बार बार कह रहा हूं, 6 बाइट्स। देन डिफरेंट कलर यूज करता हूं, सोर्स का एड्रेस, अपना एड्रेस, जो सेंडर है उसका एड्रेस, अगेन 6 बाइट्स। कितने हो गए? 12 बाइट्स। कितने रह गए? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स में 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड कहता है कि यहाँ पे टाइप डालो, और मैं टाइप यहां लिखूंगा। टाइप से मतलब यह है कि लाइन तौर पे इसके ऊपर भी तो लेयर है, जब उसको दे तो ऊपर मल्टीपल Americano. Laka na. Game lagu. Certo lagu. Kam grass ki. अपना माइक बंद कर हाँ देंगे। grass की लगी, grass से तो ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ऊपर, इसके ऊपर नेटवर्क लेयर पे मल्टीपल है, IPv4 भी है, IPv6 भी है। मिसाल के तौर पे किसको दूं? अगर IPv4 से आए तो IPv4 को देना है, तो टाइप में लिखा होगा तो IPv4 के हवाले कर दो, IPv6 के हवाले कर दो, ICMP के हवाले कर दो, ARP के हवाले कर दो, किसके हवाले कर दो, वो टाइप में लिखा होगा। तो 14 बाइट्स एक्सप्लेन हो गए। ये है आपका हेडर, ये है आपका हेडर। अब कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि मैक एड्रेस कैसे यूनिक, कैसे इंश्योर करूं, क्योंकि एक तरीका आयशा ये है इंश्योर करने का कि बस एक ही बंदा बना रहा होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं आयशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें कि जी आपकी स्ट्रीट में जितने भी बच्चे पैदा हो नाम आपने बताना है, तो दैट कैन बी ए यूनिक नेम, क्योंकि आपको पता है कि जी यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है। अगर किसी का पहले से है तो आप कहेंगे नहीं, ये आप नाम नहीं रख सकते। लेकिन NIC कार्ड तो दुनिया की हजारों कंपनियां बनाती हैं, हजारों कंपनियां बनाती हैं। हाउ वी कैन इंश्योर कि जो कार्ड अमेरिका में बना है, जो कार्ड जर्मनी में बना है, जो कार्ड फ्रांस में बना है, स्पेन में बना है, इटली में बना है, दे विल नेवर यूज द सेम एड्रेस। तो इस पे बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे कल कि आखिर डेस्टिनेशन एड्रेस पहले क्यों लिखा है। हर चीज का मकसद होता है, ये नहीं कि दिल चाहा तो ये कर लिया, दिल चाहा तो ये कर लिया। नो, डेस्टिनेशन एड्रेस क्यों लिखा है पहले, सोर्स एड्रेस क्यों लिखा है बाद में, इस बातों को भी एक्सप्लेन करेंगे। और फिर आगे जो 5 टॉपिक बताए, अगले टॉपिक्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर बताऊंगा कि ये एड्रेसेस इस्तेमाल मैक टेबल में कैसे जाएंगे, ये भी टॉपिक था हमारा, ये मैक टेबल पे कैसे जाएंगे। तो इन चीजों को इंशाल्लाह ताला कल आगे प्रोसीड करेंगे। पहले मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा, जो कि शायद 8 हैं, इनसे पूछूंगा। अबू जर है, फातिमा है, हरीम है, सुलेमान है, सुबहान है, यासिर है। ये 6 लोगों से पूछूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन अगर आज के लेक्चर से या किसी भी लेक्चर से अगर है तो प्लीज कम ऑन। And the answer is from Abu Zar, all clear, from Subhan, all clear. Now, if there is no sir, clear hai, so it means mostly my undergrad, my online students are seem satisfied. Now I come to my physical students. सर जी gentlemen, हर जो लेयर होती है वो अपना हेडर ऐड करती है, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट पे ये हेडर साइज कितना हो जाता है लास्ट पे? जी बिल्कुल, क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा कि जनाब हर लेयर अपना हेडर ऐड कर रही है, कितने ये एक्स्ट्रा बिट्स, एक्स्ट्रा कह लूंगा ना, कंट्रोल बिट्स हैं, कितने हो जाएंगे। तो जेंटलमैन यहाँ पे डिपेंड करता है, जवाब मैं आपको एकदम नहीं दे सकता। वजह ये है, मिसाल के तौर पे आप ट्रांसपोर्ट पे आए, वो तो आपने डिसाइड किया कि ट्रांसपोर्ट पे TCP लोगे कि UDP लोगे। अगर आपने TCP लिया तो 20 बाइट ऐड होंगी, अगर आपने UDP लिया तो 8 बाइट ऐड होंगी, तो फर्क हो गया। अगर नीचे आए आप IPv4 पे आए, IPv4 पे आए, ऐसे भी क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। तो IPv4 पे आए तो 20 बाइट ऐड होंगे, IPv6 पे आए तो 40 बाइट ऐड होंगे। अगेन फिक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई जब ये होगा तो इतने बाइट ऐड होंगे। डिपेंड कौन कौन सा प्रोटोकॉल रास्ते में इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी, और क्वेश्चन जी?
क्लियर? तो चलिए जी, स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह सी यू टुमारो अगेन एट 3:30. अल्लाह हाफिज. वेलकम सुभान.